नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है अविकारी शब्द। हम इस पाठ में समझेंगे उन शब्दों के बारे में जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता। इस पाठ में हम अविकारी शब्दों के भेद और उनके भेदों के उपभेद के बारे में भी जानेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है और उनकी पहचान किस प्रकार से हो सकती है, ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए पहले जानते हैं अविकारी शब्द का अर्थ। अविकारी का अर्थ है अ जमा विकारी, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो या फिर काल या क्रिया के आधार पर हो। अव्यय का क्या अर्थ है? अ जमा व्यय, यानी जिसका कुछ भी व्यय ना हो। इसका भी वही अर्थ है। तो इन्हीं शब्दों के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, 4 रूप हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब इन चारों भेदों को हम एक एक करके समझेंगे। आइए पहले जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। देखिए, कुछ उदाहरण के रूप में इसे समझाया गया है। मिल्खा तेज दौड़ता है, नित्या प्रतिदिन अपना गृह कार्य करती है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब देखिए, यहाँ तेज, प्रतिदिन और धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मिल्खा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज, तो उसके दौड़ने की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। उसी प्रकार कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसके चाल की विशेषता है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता देखने को मिल रही है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम समझेंगे क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। तो क्रिया विशेषण के भी कुल 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन चारों भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। मेज के ऊपर किताबें रखी हैं, यहाँ पानी भरा है, सिपाही नीचे पहरा दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पानी भरा है। अब आप प्रश्न पूछ के देखें, कहाँ पानी भरा है? तो उत्तर मिला यहाँ। तो यहाँ स्थान बताया गया कि पानी कहाँ पर गिरा है। उसी प्रकार सिपाही नीचे पहरा दे रहा है। फिर से प्रश्न सूचक शब्द का अगर प्रयोग करें, सिपाही कहाँ पहरा दे रहा है? तो सिपाही नीचे पहरा दे रहा है, जहां हमें स्थान का पता चला। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम क्या कह सकते हैं? तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो कि वह क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अगले भेद को देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, रमेश अभी आया है, वर्षा लगातार हो रही है। अब देखिए, काल आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, काल यानी समय। तो जहाँ क्रिया के समय का पता चले कि वह क्रिया किस समय हो रही है, वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए, रमेश अभी आया है। अब हम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करें कि रमेश कब आया है, तो हमें उत्तर मिला रमेश अभी आया है। तो यहाँ क्रिया के काल का पता चला कि वह अभी आया है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बता सकते हैं? तो जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं, यानी क्रिया के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह अचानक आ गया। तो यहाँ धीरे धीरे और अचानक यह बता रहा है क्रिया की रीति के बारे में कि वह क्रिया किस प्रकार हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ आप प्रश्न पूछ के देख सकते हैं कि कछुआ कैसे चलता है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, यानी उसकी चाल की विशेषता बताई गई है कि वह धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार वह अचानक आ गया, वह कैसे आ गया? अचानक आ गया। तो यहाँ भी उसकी रीति, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे समझ सकते हैं? जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करवाते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी वह क्रिया किस ढंग से हो रही है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए क्रिया विशेषण के अंतिम भेद को पढ़ते हैं, जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, रमेश खूब पढ़ेगा, रमेश समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। अब यहाँ परिमाण यानी क्रिया की मात्रा का बोध होगा। तो आपने परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी पढ़ा होगा, जहाँ हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पढ़ते हैं, परंतु परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम क्रिया की मात्रा के बारे में, क्रिया के परिमाण के बारे में पढ़ते हैं। तो इन वाक्यों में खूब और बिल्कुल शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे? जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, क्रिया की मात्रा का बोध हो, वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए कुछ बातें जानते हैं। क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब प्रश्न लगाकर की जाती है। अभी हमने पढ़ते वक्त इस प्रश्न को लगाकर उदाहरणों को समझा था। उसी प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हमने किया कि वह क्रिया कहाँ हो रही है। परिमाणवाचक में क्रिया के साथ हमने कितना प्रश्न लगाकर देखा कि कितनी मात्रा में वह क्रिया हो रही है। और अंत में रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमने कैसे प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करके उसका उत्तर ढूंढा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? आइए उदाहरण देखते हैं। अधिक, जो विशेषण भी है और क्रिया विशेषण भी है, तो इसकी पहचान कैसे होगी? अब विशेषण के रूप में उसके पास अधिक रुपए हैं, ठीक है, परंतु जब इसे हम क्रिया विशेषण में देखेंगे तो वह अधिक बोलता है। यहाँ बोलने की विशेषता बताई गई है और बोलना क्या है? क्रिया है, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार नेहा बहुत तेज है, यहाँ नेहा की विशेषता बताई है, उसके गुण की विशेषता बताई है कि नेहा बहुत तेज है, परंतु जब हम क्रिया विशेषण में इसे देखेंगे तो होगा चीता तेज दौड़ता है, यानी चीते की चाल के बारे में बताया गया है कि वह तेज दौड़ता है, यानी उसकी क्रिया की विशेषता बताई गई है। उसी प्रकार थोड़ा देखें, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, यह विशेषण है, परंतु थोड़ा तो खा लो, यह क्रिया की विशेषता है। अब देखिए कम, मेरे पास कम पैसे हैं, यहाँ पैसों की विशेषता बताई गई है, परंतु इसके विपरीत रात को कम खाना खाना चाहिए, यहाँ खाना यानी क्रिया की विशेषता बताई गई है कि हमें कम खाना चाहिए। उसी प्रकार मुझे एक पुस्तक चाहिए, यह विशेषण का बोध करा रहा है, जबकि सभी एक एक करके आओ, यानी यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि एक एक करके आना है। तो स्पष्ट है कि जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वहाँ विशेषण होगा, परंतु जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वहाँ क्रिया विशेषण होगा। तो यह था हमारा क्रिया विशेषण अध्याय। एक बार फिर से दोहराते हैं। वाक्य में जो शब्द अपना रूप कभी नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के हमने 4 भेद जाने, जिसमें से हमने क्रिया विशेषण को समझा। अब क्रिया विशेषण क्या है?
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भी 4 भेद हमने पढ़े। कौन कौन से? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले वहां कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। बहुत अच्छे। उसके बाद जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या फिर ढंग का पता चले वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और जहां यह पता चले कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। यह था अविकारी शब्द का पहला भेद, क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द के दूसरे भेद के बारे में, जो है संबंध बोधक। नीचे दिए उदाहरणों को ध्यान से देखिए। घर के आगे बगीचा है, लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, बालक सोफे के पीछे है। अब देखिए यहाँ के आगे, के ऊपर और के पीछे संबंध बता रहा है संज्ञा सर्वनाम का एक दूसरे के साथ। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य अंगों से बताएं, अन्य हिस्सों से बताएं, वह संबंध बोधक कहलाता है। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में देखिए, कमल पहले पहुंच गया, परंतु संबंध बोधक में वह क्या होगा? कमल से पहले रमेश पहुंच गया। यहाँ से लगा देने से वह संबंध बोधक में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार गगन यहाँ रहता है, लेकिन संबंध बोधक में यह क्या हो जाएगा? गगन अपने मामा के यहाँ रहता है। अब यहाँ के साथ जब हमने के जोड़ दिया तो उसने वाक्य के अन्य अंग से उसका संबंध स्थापित कर दिया। उसी प्रकार अंदर आ जाओ यह क्रिया विशेषण है, परंतु कमरे के अंदर आ जाओ यह संबंध बोधक है, क्योंकि यहाँ भी के का प्रयोग किया गया जिससे संबंध स्थापित हुआ। अब कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हमने तालिका में समझा। यदि ऐसे शब्दों के आगे के, से आदि ना लगा हो तो वह क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ के, से, के द्वारा की लग जाए तो वह संबंध बोधक बन जाते हैं। तो इस भेद में हमने क्या जाना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, अन्य अंगों से जोड़ते हैं, वह संबंध बोधक कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द के अगले भेद के बारे में, जो है समुच्चय बोधक, जिसे इंग्लिश में हम कंजंक्शंस भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, मीनाक्षी और सोनाक्षी दोनों बहनें सब्जियां खरीद रही हैं। नीलाक्ष ट्रेन नहीं पकड़ सका क्योंकि बारिश आ गई थी। अब यहाँ और तथा क्योंकि शब्द प्रयोग किए गए हैं वह समुच्चय बोधक है। तो जो शब्द दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं या शब्दांश या वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वह क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के भी कुछ भेद हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक तथा तीसरा विकल्प सूचक। पहले जानते हैं संयोजक के बारे में। तो जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। अब यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है और वाक्य निर्माण किया गया है जिसमें और का प्रयोग हमने किया। उसी प्रकार हमें अपनी सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व है। यहाँ हमने तथा का प्रयोग किया और दो वाक्यों में आए शब्दों को जोड़ा। तो इन वाक्यों में और तथा एवं शब्द वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए यह क्या है? संयोजक का काम कर रहे हैं। विभाजक
जो शब्द भेद को प्रकट करते हुए यानी शब्दों में भेद दिखाते हैं, भेद दर्शाते हैं, वहां विभाजक का प्रयोग होता है। जैसे रोज पढ़ा करो ताकि पास हो सको। यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता। अब यहाँ ताकि और तो शब्द भेद दर्शा रहे हैं और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह क्या है? ये विभाजक है। आइए अब जानते हैं विकल्प सूचक के बारे में। तो जो समुच्चय बोधक विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे। तुम चाय लोगे या कॉफी? यहाँ विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया कि चाय लोगे या कॉफी। तो यहाँ पर हमने विकल्प सूचक समुच्चय बोधक भेद का प्रयोग किया। तो हमने इस पाठ में क्या जाना? जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वहां समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह था समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में। अब हम अविकारी शब्द के आखिरी भेद को पढ़ेंगे जो है विस्मयादि बोधक। आइए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं और रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। अरे आप अभी तक यही हैं? हाय बेचारे कुत्ते को चोट लग गई। वाह क्या खूब छक्का लगाया। छी छी कितनी बदबू है। शाबाश तुमने कर दिखाया। बाप रे बाप इतना बड़ा अजगर। अब यहाँ पर अरे, हाय, वाह, छी छी, शाबाश और बाप रे बाप शब्दों से किसी न किसी भाव को मैंने प्रकट किया। वे भाव कौन से थे? हर्ष, शोक, घृणा, भय के भाव यहाँ हमने बताए। तो ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे शब्द जो तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा का भाव नजर आए या प्रकट किया जाए तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विशेष बात क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द हमेशा वाक्य की शुरुआत यानी आरंभ में ही लग जाते हैं। अब इनका उच्चारणों का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार इनके भाव भी बदल जाते हैं। अब जब मैंने उदाहरणों को पढ़ा तो हर एक विस्मयादि बोधक शब्द के साथ मैंने अलग अलग भावों को दिखाया। तो विस्मयादि बोधक अवयवों के साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर वे शब्द यानी विस्मयादि बोधक शब्द लगे उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। अब इनके कुछ प्रकार हैं जिन्हें समझते हैं। विस्मयादि बोधक में कुछ हर्ष सूचक शब्द हैं जैसे आहा, शाबाश, वाह वाह आदि। कुछ शोक सूचक शब्द हैं जैसे हाय, बाप रे आदि। कुछ आश्चर्य सूचक शब्द हैं जैसे ओह, अरे, क्या आदि। कुछ घृणा सूचक शब्द हैं जैसे धत, छी छी आदि। कुछ स्वीकृति सूचक शब्द हैं जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। और कुछ संबोधन सूचक शब्द भी हैं जैसे अरे, ओ आदि। तो इस भेद में हमने क्या जाना? जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, ग्लानि, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों वहां विस्मयादि बोधक शब्द होता है। तो आज इस अध्याय में हमने पढ़ा अविकारी शब्दों के बारे में और उनके भेद तथा उपभेद के भी बारे में। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। यदि
कोई भाग ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें और अभ्यास करते रहें। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।